नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से वायनाड चले गए। वहां नामांकन दाखिल करते समय उन्होंने वायनाड को अपना घर और परिवार घोषित कर दिया। हमने लोगों को रंग बदलते देखा है, लेकिन पहली बार समय के साथ परिवार बदलते देखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी स्मृति ईरानी के इस बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल जनता की मांग पर वायनाड गए। जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी ओर होती हैं। सब जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भी कई बार सीटें बदली थी। इन लोगों ने वर्षों वर्ष रिश्तों की दुहाई दी, लेकिन घर परिवार की महिलाओं को खुले में शौच करने से आजादी मिली, एक शौचालय नहीं बना पाए। रिश्तों की दुहाई इतनी दी, फिर वायनाड चले गए। वायनाड जाकर जब नामांकन पत्र भरा तो घोषित कर दिया कि अब वायनाड ही उनका परिवार है। हमने कहा वाह भैया, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देख रहे हैं। देखो, वायनाड में वहां पर की लोगों की डिमांड थी, लोग पूछे, वो गए। जनता कहाँ पूछती है वहां लीडर जाते रहता है। अब एक बार कितने बार वाजपेयी साहब बदले कॉन्स्टिट्यूंसी मालूम है? कितने बार आडवाणी साहब ने बदले मालूम है? तो ये देखो, दूसरों के तरफ भी उंगली करना, पहले तो तुम एक उंगली मैं आपके तरफ कर रहा हूं, लेकिन 4 उंगली मेरे तरफ है। तो पहले जो वो लोग ऐसी चीजें किए, हम यहां पर लोगों के डिमांड के वजह से वहां भेजे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वालों ने सबसे ज्यादा चंदा वसूला है, उसी का परिणाम है कि आज आपको महंगी चीजें मिल रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब बीजेपी वालों से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछो तो इनको बेहोशी छा जाती है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार जी, जिस पार्टी से हमारा मुकाबला है ये बात साबित हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की पहचान, जो पहचान बनी है, वो झूठ और लूट की बनी है। याद कीजिए 2014 में जो उन्होंने बातें किए थे, जो बातें रखी थी, बताओ सब जुमला निकला कि नहीं निकला? किसानों की आय दोगुनी का जुमला निकला कि नहीं निकला? नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, बताओ वो जुमला निकला कि नहीं निकला? और कहा था कि महंगाई पे मार होगी, बताओ जुमला निकला कि नहीं निकला? महंगाई वाली बात। और अब ये गारंटी लेके आए हैं। हमें तो ये लग रहा है जुमले से 10 हाथ लंबी गारंटी है। और अखिलेश यादव के इस चुनावी अभियान पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी। अखिलेश यादव की कन्नौज के अंदर रोड शो आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव खुद अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने रोड शो आज रखी है यहाँ पर कन्नौज के अंदर, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम। और आप देख सकते हैं किस तरीके से समर्थक मौजूद है सारे कन्नौज के अंदर। कन्नौज जो कि एक पैतृक उनकी सीट मानी जाती है, यहाँ से वो लगातार 3 बार सांसद रहे हैं। 2019 में सुब्रत पाठक बीजेपी ने डिम्पल यादव को हराया था। और आप देख सकते हैं अपने सामने अखिलेश यादव रोड शो के अंदर। ये कन्नौज के समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स हैं और ये बहुत लंबा एक रोड शो जा रहा है कन्नौज के अंदर। 2019 में सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को लगभग 10 से 12 हज़ार वोट से हराया था। इस बार खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे कन्नौज के अंदर। वहाँ से वो 3 बार सांसद रह चुके हैं और मैं एक बार आपको दिखा दूं
कि ये वो रोड शो है, ये ट्रक है, पीडीए के नारे से चल रहा है। आप देख सकते हैं हजारों समर्थक मौजूद हैं इस ट्रक के अंदर और ये है अखिलेश यादव का रोड शो। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष पंजाबी, एनडीटीवी। कांग्रेस की कई समितियों से आरिफ नसीम खान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। अब से कुछ देर पहले मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड उनसे मुलाकात करने पहुंची। दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा है, जिससे नाराज होकर आरिफ नसीम खान ने लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं करने का ऐलान किया और कांग्रेस की प्रचार समिति से भी इस्तीफा दे दिया। और इस वक्त कोल्हापुर में प्रधानमंत्री मोदी एक रैली कर रहे हैं, सीधा वहीं चलते हैं। आई अंबाबाईच्या चरणी त्रिवार वंदन करतो। तमाम कोल्हापूरकरांना माझा नमस्कार। ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज और छत्रपति साहूजी महाराज के आदर्शों की धरती है। मैं इन सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं मैं काशी का सांसद हूं और आज करवीर काशी आया हूं। ये मेरा सौभाग्य है। साथियों, हमारे कोल्हापुर महाराष्ट्र का फुटबॉल हब कहा जाता है। फुटबॉल यहां के युवाओं में बहुत पॉपुलर है और आपको अगर फुटबॉल की भाषा में मैं बताऊं तो कल दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर लिए हैं और इसलिए ये पक्का हो गया है फिर एक बार अच्छा, जरा एक और नारा बुलवाना चाहता हूं आज कोल्हापुर की धरती पर। आप बोलेंगे? अभी मैं बोल रहा था फिर एक बार, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे फिर एक बार, ठीक है? गरीबों की सरकार, गरीबों की सरकार, एससी, एसटी, ओबीसी की सरकार, विकास को समर्पित सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार, महिलाओं को सुविधा देने वाली सरकार। शाबाश। भाई और बहनों, अब तीसरे चरण में
बॉल कैरियर की जिम्मेदारी कोल्हापुर वासियों के पास आने वाली है। मुझे विश्वास है आप ऐसा गोल दागेंगे, ऐसा गोल दागेंगे कि आगे के सारे राउंड भी इंडिया अलायंस वाले चारों खाने चित रहेंगे। क्योंकि ये पूरा देश जानता है जगत भारी कोल्हापुरी, जगत भारी। साथियों, चुनाव के पहले ही मैंने कहा था ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों को ये एहसास हुआ कि वो विकास के ट्रैक रिकॉर्ड में एनडीए की बराबरी नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली। इसलिए इंडिया अलायंस वालों ने खुलकर देश विरोधी एजेंडा और तुष्टीकरण के हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस का एजेंडा है कि वो सरकार में आने के बाद कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस ले आएंगे। क्या आप ऐसा करने देंगे? अब किसी में हिम्मत है कि मोदी के इस कदम को पीछे हटा सके? ये लोग कह रहे हैं कि इनकी सरकार बनी तो ये लोग सीएए कानून रद्द कर देंगे। क्या ये देश उनको करने देगा? और अगर करने जाएंगे तो उनकी हालत क्या होगी उनको पता है क्या? अब आप मुझे बताइए, जिन लोगों के 3 अंकों में लोकसभा सीट जीतने के लाले पड़े हो, क्या ये इंडिया अलायंस वाले सरकार के दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं क्या? और उनका तो हाल ये है जी, वो ऐसी फॉर्मूला बना रहे, 1 साल 1 पीएम, ये फॉर्मूला निकालने में लगे हैं। अगर 5 साल मौका मिले तो 5 प्रधानमंत्री। अब इनको इसकी आदत हो गई। कर्नाटका में भी अभी सरकार बनी, उनकी पार्टी, उनका विजय। फॉर्मूला क्या? 2.5 साल 1 मुख्यमंत्री, 2.5 साल के बाद जो डिप्टी सीएम है वो मुख्यमंत्री। ये खेल खेल रहे। इन्होंने छत्तीसगढ़ में फॉर्मूला बनाई थी, 2.5 साल 1 मुख्यमंत्री, दूसरे 2.5 साल दूसरा मुख्यमंत्री। उन्होंने राजस्थान में फॉर्मूला बनाई थी, 1-2.5 साल 1 मुख्यमंत्री, दूसरे 2.5 साल। और हुआ क्या? ये फॉर्मूला निकालने वाले लोग 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देश पर थोपने के सपने देखने वालों को ये देश कभी भी सहन करने वाला नहीं है। और इसलिए ये लोग देश पर गुस्सा उतार रहे हैं। कर्नाटका और तमिलनाडु में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग क्या भाषण कर रहे हैं?
दक्षिण भारत को तोड़कर अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अहद पेशावर, अहद पेशावर, तहत तंजावर, हिंदवी स्वराज्य, ये घोषणा जिस धरती पर हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, क्या कभी भी कांग्रेस के ऐसे एजेंडे को स्वीकार करेगी क्या? इन्हें जवाब मिलना चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तगड़ा जवाब मिलेगा। साथियों, अयोध्या में राम मंदिर का 500 साल पुराना सपना पूरा हुआ। दशकों तक राम मंदिर को बनने से रोकने वाली कांग्रेस ने उसका भी बहिष्कार किया। और ये कांग्रेस कितनी अधपतन में गई है। ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी है ना, ये अच्छे लोग हैं, तो कांग्रेस के सारे पाप माफ कर दिए और घर जाकर के निमंत्रण दिया कि नहीं भाई चलो, जो हो गया आओ। उन्होंने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। क्या कोई कभी प्रभु राम के दरबार में जाने का निमंत्रण ठुकरा सकता है क्या? ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या? अरे कांग्रेस वाले, जरा आईने में चेहरा देखो। वो अयोध्या के अंसारी, अयोध्या का वो अंसारी परिवार जो जिंदगी भर राम मंदिर के विरुद्ध अदालत में केस लड़ता रहा। उसके पिताजी भी लड़ते रहे, वो भी गुजर गए, वो भी लड़ता रहा। लेकिन जब न्यायालय ने कहा कि भाई ये राम मंदिर है, तो वो अंसारी खुद प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आकर के वहां मौजूद रहे। जिंदगी भर लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर राम के शरण आए और ये राम का निमंत्रण ठुकरा दिया। छीना है उन्हें देश में एक इंच भी सफलता नहीं मिलनी चाहिए, अवसर नहीं मिलना चाहिए। साथियों, कांग्रेस और इंडिया गाड़ी का एक ही एजेंडा है, सरकार बनाओ, नोट कमाओ। लेकिन हमने इन 10 वर्षों में समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए काम किया। एनडीए ने युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर काम किया। एनडीए ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया ताकि देश में उद्योग बढ़े। एनडीए ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया ताकि युवाओं को ज्यादा अवसर मिले। आज स्टार्टअप्स के मामले में भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है। आज दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनाने वाला भारत है। यानी जिस युवा को कांग्रेस ने नौकरी और रोजगार के लिए तरसा दिया था, भारत का वो युवा अब दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा दे रहा है। अगले कार्यकाल में भाजपा एनडीए युवाओं को और ज्यादा अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए भाजपा ने घोषणा की है कि मुद्रा योजना के तहत अब 10 लाख के बजाय 20 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, बिना गारंटी दिया जाएगा। अगले 5 साल में हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश करेगी। इससे भी युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथियों, विकास में महिलाओं की भागीदारी विकसित हो,
और विकसित भारत की एक गारंटी है। इसलिए महिलाओं के लिए अवसर, उनकी सुरक्षा, ये मोदी की गारंटी है। पहले जिन सेक्टर्स में महिलाओं के काम करने की पाबंदी थी, मोदी ने उस पाबंदी को खत्म कर दिया। हमारी सरकार ने रोजगार मेलों के जरिए सरकारी नौकरी में लाखों भर्तियां की है। इससे सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महाराष्ट्र में, यहां कोल्हापुर में सहकारी समितियों में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारी सरकार ने पहली बार अलग सहकारी मंत्रालय बनाया। हमने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। इसी का नतीजा है कि पिछले 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, जो कोल्हापुर में चुनावी रैली कर रहे हैं। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा उन्होंने और अब अपनी सरकार के किए हुए काम भी वो गिना रहे हैं। आज गुजरात के शहर मोरबी चलते हैं, जो जाना जाता है अपने सेरेमिक टाइल्स उद्योग के लिए। लेकिन अक्टूबर 2022 में यहां एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को गमजदा कर दिया। एनडीटीवी की चुनावी यात्रा इसी मोरबी शहर पहुंची है। देखते हैं कि यहां पर चुनावी जंग किसके बीच है और लोगों की क्या उम्मीदें हैं। पेश है हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित की ग्राउंड रिपोर्ट। मोरबी वैसे तो गुजरात का एक स्वतंत्र जिला है, लेकिन मोरबी शहर कच्छ लोकसभा सीट में आता है। बीजेपी ने यहां से फिर एक बार 2 बार सांसद रहे विनोद चावड़ा को टिकट दिया है। चावड़ा का मुकाबला कांग्रेस के नीतीश भाई ललन से होगा। 1996 से लेकर अब तक यहां बीजेपी का सांसद रहा है। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं और सभी 7 की 7 विधानसभाओं पर बीजेपी का कब्जा है। मोरबी अपने सेरेमिक टाइल्स उद्योग के लिए भी मशहूर है। यहाँ बनाई गई टाइल्स दुनिया भर में भेजी जाती हैं। चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेरेमिक टाइल्स का उत्पादन मोरबी में ही होता है। मोरबी के इर्द गिर्द कई सेरेमिक के कारखाने हैं, तो वहीं शहर में जगह जगह उनके शोरूम हैं। सेरेमिक उद्योग को अगली सरकार से कई उम्मीदें हैं। जहाँ पे भी कोई एडवोकेट की ये ज़रूरत पड़े तो इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट की तरफ से उसको प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि फॉरेन में आज एडवोकेट रखना ये सब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज नहीं कर पाते। तो वही हिसाब से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो रुकता है कहीं ना कहीं। और कोई मांग आपकी? और हमारी जो मांग है वो गैस की है। गैस में यहाँ पे क्या है कि अपना एक सीजीडी है गवर्नमेंट का, कॉरपोरेशन का उसका है, तो उसमें उसकी एक सप्लाई में उसकी खुद की वो रहती है। तो उसको वो लाइन को, गैस लाइन को ओपन किया जाए और हमें कॉम्पिटिटिव रेट में गैस मिले। उसके लिए भी थोड़ा वो जो अपना गैस रेगुलेटरी बोर्ड है उसमें वो लोग कुछ करके हमें ओपन में अगर माल मिलेगा तो गैस सस्ता मिलेगा, तो आगे हम एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में अपना अच्छा तरीके से माल सप्लाई कर पाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि जो लोकल ट्रेनों का दायरा है वो राजकोट तक किया जाए? ये राजकोट को सोचना चाहिए। पिछले 23 साल से ये रेलवे लाइन बिछाई हुई है। पहले ये नैरो गेज लाइन थी, मीटर गेज लाइन थी, बाद में इसको कन्वर्ट करके ब्रॉड गेज लाइन कर दिया है। 23 साल हो गए हैं, या 24वां साल शुरू हो गया है, लेकिन राजकोट डिवीज़न की एक भी ट्रेन इधर नहीं चल रही है। राजकोट डिवीज़न इसको क्यों नहीं दे रहे, मोरबी को पता नहीं है साहब। बहुत बार डीआरएम के साहब राजकोट के पास हम लेखित दे के आए हैं, लेकिन उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। विधानसभा चुनाव में यहां से फिर एक बार बीजेपी का ही विधायक चुना गया। मोरबी के कई नागरिकों का मानना है कि यहां का हादसा लोकसभा चुनाव में भी कोई मुद्दा नहीं होगा, जबकि कुछ का आकलन है कि हाल में इस मामले को लेकर गिरफ्तार हुए लोगों को जमानत मिली है, जो बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। चुनाव होते रहेंगे, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन उस हादसे का दंश मोरबी के जिन परिवारों ने झेला है, उनके लिए अपनों को खोने का दर्द आजीवन कायम रहेगा।
मीरा मोरबी शहर के रंग बिरंगे शरबत की दुकान चलाते हैं, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी 30 अक्टूबर 2022 से बेरंग हो गई है। उस तारीख ने मीरा के परिवार के 6 सदस्यों को छीन लिया। 20 दिनों के बाद उनकी बेटी नफीसा की मंगनी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही झूलते पुल पर हुए हादसे का वो शिकार हो गई। बेटी नफीसा के अलावा उस हादसे में मीरा की 2 बहनें और उनके 3 बच्चे भी डूब गए। मीरा चाहते हैं कि हादसे के दोषियों को ऐसी सजा मिले कि भविष्य में फिर कोई लोगों की जान से खिलवाड़ करने की हिम्मत न करे। अभी चुनाव का वक्त आया है, सब अलग अलग उम्मीदवार आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे, आप क्या कहेंगे उनसे? मैं वही कहेंगे, अभी तुमको बोला वही मैं उसको बोलूँगा कि भाई जल्दी ये केस ख़त्म हो, सज़ा मिले तो एक जात का क्या सबक मिले, दूसरी बार किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं क्या। मोरबी का हादसा गुजरात विधानसभा चुनाव के ठीक महीने भर पहले हुआ था। क्योंकि मोरबी नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा है और गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, ऐसे में चर्चा शुरू हो गई कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा झेलना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मुंबई से बड़ी खबर है, बीजेपी ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से पूनम महाजन का टिकट काटा है और नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी ने उज्ज्वल निकम को टिकट दिया है। उज्ज्वल निकम मशहूर वकील हैं और कसाब को फांसी दिलवाने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। मुझे ये पता है कि राजनीति ये मेरे लिए नई है, लेकिन आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि हमारा देश का संविधान, देश का कानून और देश की सुरक्षिता, ये मेरे प्रायोरिटीज रहेंगे। और ये प्रायोरिटीज के लिए मैं ये जरूर करूंगा कि जो हमारे संसद में इसके लिए क्या सवाल उठाए सकते हैं, क्योंकि मैंने इस बंबई में कई ऐसे संगीन मामले चलाए जिससे राष्ट्र हित का एक तार जुड़ाई थी। मैंने ऐसे कई बातें देखी भी है और अनुभव भी किया है कि उससे मैं कहता हूं कि कानून ये श्रेष्ठ होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पर कोई इंजाम नहीं आए। इसके लिए कानून, क्योंकि हमारा भारत का कानून का एक बहुत बड़ा अहम प्रिंसिपल है, 100 गुनहगार छुड़ गए तो चल सकता है, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आज तक मैं हमेशा मुलजिमों के खिलाफ लड़ता रहा। और हमारे सहयोगी सुनील सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, कसब के मामले में सरकारी वकील थे उज्ज्वल निकम और वहां से ही हमने देखा कि उसके बाद काफी मशहूर हुए। जी बिल्कुल, दरअसल कसब के पहले भी 93 के मुकदमे में भी इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और कई लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। ये अलग बात है कि मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट में दंडित रहा और उसमें से सिर्फ एक जो है आरोपी को फांसी हो पाई थी। दरअसल मशहूर क्रिमिनल लॉयर हैं उज्ज्वल निकम, इनकी एक महाराष्ट्र में छवि है, देश में भी लोग इन्हें सब जानते हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी को लग रहा है कि इनकी इस छवि का फायदा उठाया जाए, क्योंकि उत्तर मध्य मुंबई जो है, जो वर्तमान सांसद है पूनम महाजन, उनको लेकर शायद बीजेपी को कहीं न कहीं ये है कि वो शायद सीट नहीं निकाल पाएंगी और इसीलिए इतने दिनों से अलग अलग उम्मीदवार ढूंढे जा रहे थे। पहला नाम आया था मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार का,
और वो सबसे मजबूत कैंडिडेट यहाँ से हो सकते थे, लेकिन वो शायद खुद इसके लिए तैयार नहीं हुए, राजी नहीं थे। फिलहाल वो महाराष्ट्र छोड़ना नहीं चाहते हैं, अभी केंद्र की राजनीति में भी नहीं जाना चाहते हैं। उसके बाद और भी कई नाम इस दौरान आए चर्चा में कि जिन्हें टिकट मिलने की संभावना थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से गुड़ी पाड़वा के दिन हमने देखा कि जिस तरह से डोंबिवली में गुड़ी पाड़वा की शोभा यात्रा में उज्जवल निकम ने हिस्सा लिया, उससे एक संकेत गया लोगों का, और लोगों में चर्चा हुई कि शायद बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उत्तर मध्य मुंबई से वो उज्जवल निकम हो सकते हैं। हालांकि शुरुआत दौर में वो इनकार करते रहे इस बात को, लेकिन अब चूंकि बीजेपी ने घोषणा कर दी है कि वो उनके उम्मीदवार होंगे, तो वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल जरूर उनके लिए नया है, लेकिन वो हमें अभी से पहले से ही देश हित में काम करते रहे हैं, तो आगे भी वो इसे जारी रखेंगे। क्षेत्र नया है लेकिन वो इसे सीख लेंगे, और उनका कहना है कि उनका काम है, हमेशा वो पॉजिटिव काम करते हैं, पॉजिटिव काम करते रहे। जी, बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए।